नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर की पीएम जनमन योजना की शुरुआत। कहा, विलुप्त होने के कगार पर खड़ी जनजातियों की रक्षा के साथ उन्हें सशक्त करेगी ये योजना। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी। दिलाई विकसित भारत संकल्प की शपथ। अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी यात्रा। लोगों में भारी उत्साह। पीएम मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर दी उन्हें श्रद्धांजलि। पीएम ने भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया दौरा। कहा, भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और बलिदान अनगिनत भारतीयों को करते हैं प्रेरित। पीएम मोदी ने झारखंड को दी 7,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की जारी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनाव प्रचार। एमपी की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की दूसरे और अंतिम चरण की 70 सीटों पर 17 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। राजस्थान में चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। पीएम मोदी की बायतू में विशाल जनसभा। कांग्रेस पर बोला हमला। कहा, आतंकी हमले के बाद कांग्रेस राज में विदेश से मदद की लगाई जाती थी गुहार, अब घर में घुसकर मारती है भाजपा सरकार। अन्य दलों ने भी तेज किया चुनाव प्रचार। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा। 300 फीट नीचे खाई में गिरी बस। 36 लोगों की मौत, 19 घायल। पीएम ने जताया गहरा दुख। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा। और विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में भारत की धमाकेदार पारी। न्यूजीलैंड के सामने रखा 398 रनों का लक्ष्य। न्यूजीलैंड की खराब शुरुआत। कोहली ने रचा इतिहास। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक 50 शतक लगाने का बनाया रिकॉर्ड। शुरुआत बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर झारखंड के खूंटी जिले के परिवारों और बस्तियों को सड़क और दूरसंचार कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। इससे इस क्षेत्र के लोगों को बिजली, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुंच और स्थायी आजीविका के अवसर मिलेंगे। आज का दिन सौभाग्य से भरा हुआ है। मैं कुछ देर पहले ही भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लौटा हूं। उनके परिजनों से भी बड़ी सुखद मुलाकात हुई है। ये उलीहातू है जहां पहली बार कोई प्रधानमंत्री पहुंचा है। उलीहातू झारखंड के खूंटी में बसा एक छोटा सा गांव है जहां देश के महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा ने साल 1875 में 15 नवंबर को जन्म लिया था। ऐसी वीर भूमि पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने धरती को नमन किया। बिरसा मुंडा एक ऐसी महान विभूति हैं जिन्होंने ब्रिटानिया हुकूमत द्वारा किसानों और आदिवासियों के खिलाफ अन्याय का पुरजोर मुखालफत किया था। रांची स्थित मेमोरियल पार्क पहुंचकर प्रधानमंत्री ने संग्रहालय और पार्क का अवलोकन किया। ये संग्रहालय उसी स्थान पर बना है जहां धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। कोठरी में अब उनकी यादों को सहेजा गया है।
जेल की बनी संरचना को उसके मूल रूप में ही संरक्षित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के महान सपूतों का मौजूदा सरकार ने सम्मान किया है। मुझे संतोष है कि आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीर वीरांगनाओं को याद किया, उनकी स्मृतियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। एक अनुपम पहल की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन और इसके मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री ने किया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदाय के लिए शुरू की गई है। ये आबादी 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 समुदाय में कुल 22,544 गांवों में रहती है, जिनकी कुल संख्या लगभग 28 लाख की है। ये ऐसे लोग हैं जो आज भी दूर दराज, दुर्गम क्षेत्र में और वन क्षेत्र में रहते हैं। इनके समग्र विकास के लिए ये परियोजना कुल 24,000 करोड़ रुपए की है। परियोजना के तहत आयुष्मान भारत योजना यानी स्वास्थ्य, दूरसंचार कनेक्टिविटी, सुरक्षित पेयजल और आवास, स्थायी आजीविका जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। पहले की सरकारों ने आंकड़ों को जोड़ने का काम कर लिया। जो नजदीक हैं, जो ऊपर पहुंच चुके हैं, उन्हीं से काम करवा लेना। लेकिन मुझे सिर्फ आंकड़ों को जोड़ करके नहीं बैठना है, मुझे तो जीवन को जोड़ना है, जिंदगियों को जोड़ना है। हर जिंदगी में जान भरनी है, हर जिंदगी में नया जज्बा भरना है। इसी लक्ष्य के साथ आज पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, हम जनगण मन तो गाते हैं, आज मैं पीएम जनमन के साथ इस महाअभियान की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये प्रयास विकसित भारत के संकल्प को सशक्त करेगा। उन्होंने कहा कि देश में दशकों तक जिन्हें वंचित रखा गया, मौजूदा केंद्र सरकार ऐसे ही वंचित लोगों को वरीयता दे रही है। दिवाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री ने झारखंड में शिक्षा, रेलवे, कोयला और सड़क मंत्रालय की विभिन्न विकास परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त भी जारी की। मोदी ने झारखंड में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 133 के महगामा हंसडीहा सेक्शन के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन का करना, NH 114A के बासुकीनाथ देवघर सेक्शन के 45 किलोमीटर लंबे हिस्से को 4 लेन करना, KDH पूर्णाडीह कोल हैंडलिंग प्लांट और IIIT रांची के नए शैक्षणिक और प्रशासनिक भवन की आधारशिला रखना शामिल है। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उनमें IIM रांची का नया परिसर, IIT ISM धनबाद का नया छात्रावास, बोकारो में पेट्रोलियम ऑयल और लुब्रिकेंट POL डिपो, हटिया पकरा सेक्शन, तलगरिया बोकारो सेक्शन और जारंगडीह पतरातू सेक्शन को डबल करना शामिल है। इसके अलावा झारखंड में 100% रेलवे विद्युतीकरण की उपलब्धि भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित की। अभी 50,000 करोड़ रुपए की अलग अलग योजनाओं का उपहार मिला है। आज झारखंड में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के विस्तार के तहत कई रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि झारखंड भी देश के 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट वाला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के तहत 18,000 करोड़ रुपए की 15वीं किस्त की राशि डीबीटी के जरिए जारी की। इससे 8 करोड़ किसानों को सीधे फायदा पहुंचा। योजना के तहत अब तक किसानों के खाते में 14 किश्तों में 2,62,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और जनजातियां भारतीय आबादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जनजातियां भारतीय आबादी में 8.6% की हिस्सेदारी रखती है, जिनकी संख्या लगभग 10.4 करोड़ है। पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जनजातियों के विकास और उनकी विरासत और संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता के रूप में ध्यान केंद्रित किया है। 15 नवंबर 2017 को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनका अदम्य साहस प्रेरणा का स्रोत है। भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरित होकर हम अपने आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहे हैं, जो भारत का गौरव है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने दूसरे कार्यकाल में भी मोदी सरकार ने आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। आइए हम आपको बताते हैं कि पिछले 9 वर्षों में मोदी सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं। पिछले 9 वर्षों में मिशन मोड में विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समूहों के विकास को पहली बार फोकस क्षेत्र के तहत शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन, इस मिशन के तहत विकास के मद में अगले 3 वर्षों के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह पहली बार है कि जनजातीय समूहों के लिए डेटा केंद्रित मानव विकास सूचकांक के साथ एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसका लक्ष्य समुदाय का समग्र विकास करना है। जनजातीय लोगों की एक अन्य ऐतिहासिक अवसर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। राज्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज की खरीद के लिए सहायता दी जा रही है। ट्राइफेड ने वर्ष 2017-18 में देश भर के सभी प्रमुख शहरों में आदि महोत्सव, शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और वाणिज्य का उत्सव आयोजित करने की एक नई संकल्पना की भी शुरुआत की है। वोकल फॉर लोकल के मिशन को ध्यान में रखते हुए ट्राइफेड ने 16 से 27 फरवरी 2023 तक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था और यह पूरे देश में बहुत सफल रहा था। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक 21.99 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और कुल 1.08 लाख सामुदायिक अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश भर में अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में निरंतर वृद्धि की जा रही है। 2023-24 के लिए मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जो 2013-14 के 4,295.94 करोड़ रुपए के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रतिवर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल की स्थापना कर रही है, जिसका उद्देश्य जनजातीय छात्रों गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए, जिसके माध्यम से 3.5 लाख जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने 7 जून 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। NTRI एक प्रमुख और सर्वोच्च राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान है और इसकी परिकल्पना अकादमिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों में जनजातीय विचारों, मुद्दों तथा मामलों के आधार के रूप में की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सटीक इस बात को रेखांकित किया कि जो विकसित भारत है उसका आधार क्या है। उसका आधार पीएम जनमन अभियान है और हम आपको एक एक पॉइंट्स ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि ये जो विकसित भारत है उसका आधार ये पीएम जनमन अभियान है। विकसित भारत के संकल्प का एक प्रमुख आधार प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पीएम जनमन योजना है। एक संकल्प ये जाहिर किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि ये जो एक डेवलप्ड कंट्री होगा उसका ये कहीं आधार बनेगा। पीएम जनमन जो है वो इसका मतलब ये हुआ कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, ये पीएम जनमन का पूरा फुल फॉर्म है कि पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। और इसमें देश के 22,000 से ज्यादा गांव में ऐसे जनजाति समूह रहते हैं। देश के 22,000 से भी ज्यादा गांव में ऐसे जनजाति समूह के लोग रहते हैं जहां तक कि पहुंचना बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे जो 75 जनजाति समुदाय हैं
उनकी पहचान हमारी सरकार ने की है और अब उन तक हम तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ हम कैसे पहुंचाएं, इस बात को सरकार इंश्योर करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आदिवासियों में भी सबसे जो पीछे रह गए आदिवासी हैं उन तक ये योजना जाएगी, पीएम जनमन योजना। तो उनमें भी जो सबसे पीछे पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब इन जनजातियों तक भारत सरकार एक विशेष अभियान चलाकर पहुंचने वाली है, ताकि हम सभी जानते हैं कि उन तक तमाम जो योजनाएं हैं उनकी रोशनी पहुंचे, वो भी समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये सरकार की कोशिश है और इसलिए ये सारी कवायद की जा रही है। और सरकार की ये कोशिश है और सरकार ने इस बात को ऐलान कर दिया है कि इस पूरे महाअभियान पर भारत सरकार 24,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, ताकि पंक्ति में आखिर में खड़े व्यक्ति तक ये विकास की रोशनी पहुंच सके। तो ये विकसित भारत का एक आधार है पीएम जनमन अभियान। और जैसा कि हमने कहा कि इसके जरिए बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, 24,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसमें जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, चाहे वो उनके स्वास्थ्य की बात हो, चाहे उनके सेहत की बात हो, चाहे उनके एजुकेशन की बात हो, उन तक चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, दूरसंचार की बात हो, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं, ताकि जो लोग यहाँ पे हैं, और जैसा कि हमने कहा कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें निवेश किया जाएगा, ताकि समाज के आखिर पंक्ति तक जो लोग खड़े हैं, खासकर पीएम जनमन अभियान के तहत जो लोग इसमें शामिल हैं, उन तक विकास की रोशनी पहुंच सके। ये सरकार की कोशिश है। हम इस पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए RBI लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, OTP, CVV डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर हो कि मैं। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करे शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री ने प्रमुख सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत की। इस यात्रा के तहत खूंटी में IEC यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन को भी रवाना किया गया, ताकि लोग जागरूक हों और स्वच्छता सुविधाओं,
आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पेयजल और अन्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वो उठा सकें। दशकों तक हमारे देश में सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म न जाने रोज सुबह शाम इसके गीत तो बहुत गाए, बयानबाजी बहुत होती रही। सच्चा सेक्युलरिज्म तभी आता है जब देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव की सारी संभावनाएं खत्म हो जाए। सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से, समान भावना से सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। जो संपन्न लोग होते थे, जिनकी सरकार में पहुंच होती थी, पहचान होती थी, वो सुविधाएं और व्यवस्थाएं आसानी से जुटाते थे और सरकार का भी मन दिमाग ऐसा था, उन्हीं को ज्यादा देते थे। लेकिन जो लोग समाज में पीछे रहे थे, जो मूल सुविधाओं से वंचित थे, उन पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं था। वो असुविधाओं के बीच अपना जीवन काट रहे थे। मोदी ने समाज के ऐसे वंचितों को अपनी प्राथमिकता बनाया। यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से होते हुए अगले साल जनवरी तक देश के सभी जिलों को कवर करेगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से 26 जनवरी तक देश के सभी जिलों तक जाएगी। यात्रा के जरिए जन कल्याण की योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वैन के जरिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा संकल्प विकसित भारत, इस घोष वाक्य के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को झारखंड के खूंटी जिले में योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर पीएम मोदी ने विकसित भारत के 4 अमृत स्तंभ या विकसित भारत के स्तंभों पर खासा जोर दिया। इन स्तंभों में पहला महिला शक्ति या नारी शक्ति, दूसरा स्तंभ भारत के खाद्य उत्पादक, तीसरा स्तंभ देश के युवा और चौथा स्तंभ भारत का मध्यम वर्ग और गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता शामिल है। यात्रा लोगों के पास जाने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छ सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। यात्रा के जरिए जन कल्याण की योजनाओं को 100% सैचुरेशन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। संभावित लाभार्थियों का नामांकन इस यात्रा के दौरान मिले विवरणों के जरिए किया जाएगा। यात्रा के तहत सूचना, शिक्षा और संचार वैन के जरिए सभी ग्राम पंचायतों तक पहुंचने का लक्ष्य है। यात्रा महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले जिलों से शुरू होगी। 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायत हैं, चाहे वो सुदूर हों चाहे कहीं भी हों, वहाँ पर हमारे ये वैन, आईईसी की वैन जाएंगी। विविध मंत्रालय के लोग वहाँ पर रहेंगे और लोगों को अवगत कराएंगे कि कौन सी योजनाएं हैं, किस तरह से उसमें लाभ मिल सकता है, जिससे कि सब लोग उन योजनाओं का लाभ ले सकें, कोई उसमें पीछे ना छूटे। 100% तक हम लोग इसको लेके जाएं। तो इस उद्देश्य से, और ये पहली बार हो रहा होगा कि जो है केंद्र सरकार के लोग 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं। इस यात्रा के जरिए पहली बार देश के सभी 2.5 लाख पंचायतों को विकसित भारत संकल्प यात्रा से जोड़ा जाएगा। देश की युवा शक्ति को जोड़ने की खातिर माई भारत वॉलंटियरिंग के जरिए उन्हें संकल्प यात्रा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यात्रा में लोगों की उनके जीवन की सफलताओं को कहानी मेरी जुबानी के जरिए साझा करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्हें पीएम मोदी के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ने का भी मौका मिलेगा।
इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो प्रकल्प है वो है मेरी कहानी मेरी जुबानी। सरकार का कहना तो एक भाग रहता है, पर लोग जब अपने आप से देखते हैं कि किस प्रक्रिया से लोगों ने उसमें लाभ उठाया, किस तरह से जो है उन्होंने एप्लीकेशन करी, कैसे उनको जो है उसका उस योजना में लाभ मिला और क्या उनको उसका आगे उसका फ़ायदा हुआ, जब ये लोग अपने आप से बताते हैं तो लोगों को मेरे ख्याल से अपने आप से लगेगा कि भाई इस योजना में अगर हम छूट गए तो हम भी इसमें शामिल होकर इस योजना का लाभ उठा सकते। विकसित भारत संकल्प यात्रा असम के 3 आदिवासी बहुल जिलों में भी शुरू होगी। करीब 3000 वैन्स के साथ ये यात्रा लगभग 2 महीनों तक चलेगी। सरकारी योजनाओं में से छूट गए किसी भी संभावित लाभार्थियों तक पहुंचने और ये सुनिश्चित करने के प्रयास में प्रत्येक वैन कुछ समय तक ग्राम पंचायत में रहेगी। मुख्य लक्ष्य निम्न और मध्यम वर्ग की आबादी है और ये सुनिश्चित करना है कि यदि वे किसी कारण से छूट गए हैं तो उन्हें योजनाओं का लाभ मिले। उसके बाद यात्रा अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी जाएगी। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और राज्यपाल विभिन्न स्थानों पर मौजूद रहेंगे। चुनावी राज्यों में यात्रा आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद शुरू की जाएगी। लोगों को आकर्षित करने के लिए वैन्स में राज्यों की विशिष्ट क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्में भी दिखाई जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुके एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माई एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? एमएफडी में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? अरे एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारा जो विशेष है वो इसी विषय पर है कि किस तरह से केंद्र की मोदी सरकार देश की तमाम जो जनजाति लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए लगातार प्रतिबद्ध रही है। बीते 9 वर्षों में वो लगातार प्रतिबद्ध रही है और उनके लिए ढेरों योजनाएं, परियोजनाएं शुरू की गई हैं ताकि वो भी विकास की जो गति है उनमें वो शामिल हो सकें। तो हमारा आज का विशेष जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध, और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नूपुर तिवारी जी, जो कि विशेष निदेशक हैं एनटीआरआई की, और हमारे साथ वो कल भी जुड़ी थी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और जैसे कि मैम हमने कल भी चर्चा की थी और आज भी इसी विषय पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि आज जब प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन अभियान की अब शुरुआत कर दी है, 24,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया, किस तरह से ये समाज के उन तबकों तक पहुंचने की कोशिश होगी जिन तक की अभी तक की सरकारों ने, बीते 9 वर्षों से पहले की सरकारों ने उन्हें उन तक पहुंचने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन ये सरकार लगातार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनके उत्थान के लिए कितना महत्वपूर्ण है आज का ये कदम? देखिए, आज के दिन ये जनजातीय गौरव दिवस भी है और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी खूंटी में जाकर इन्होंने ये पीवीटीजी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन का भी लॉन्च किया। और जैसा कि आपने बताया कि 24,000 करोड़ जो है इसमें लागत से ये स्कीम बनाई गई है। इनका बेसिक एम यही है कि सोशियो इकोनॉमिक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए इसको किया गया है। और इसमें जो इनका नंबर है, हालांकि नंबर तो ये पीवीटीजी 75 जिसे आप कह सकते हैं कि ट्राइबल ग्रुप्स में इनको बांटा गया है और 28 लाख इनकी जनसंख्या है। लेकिन ये जो 28 लाख जनसंख्या के लोग हैं जो कि 18 स्टेट में हैं, ये सबसे ज्यादा पिछड़े हैं ट्राइबल्स में भी। इनकी जो सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल दिखती है कि सबसे रिमोट एरियाज में रहते हैं। इनकी जो जनसंख्या है
वो या तो स्टैग्नेंट है या काफी कम हो रही है। और इनकी जो लिटरेसी रेट भी ट्राइबल्स में सबसे न्यूनतम है, कम है। इनके हेल्थ, न्यूट्रिशन, ये सब सारी चीजें काफी सफर कर रही हैं। तो इस लागत से ट्रैवलिंग टू द लास्ट माइल, जो सबसे आखिरी इंसान जो है उस तक ये पहुंचने का पूरा ये प्रबंध है। और ये सप्तऋषि का एक बहुत ही बड़ा, जिसको आप कह सकते हैं, स्कीम है जो काफी लाभान्वित करेगा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को। और ये जब लॉन्च तो हो ही गया है, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ऐसे में डॉक्टर नूपुर मैम, जानकारी ये भी है कि जनजातीय समुदायों के लिए चूंकि वो जंगलों में रहते हैं, उन तक वो सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, इसलिए उनके कल्याण के लिए 50 लाख से भी अधिक पक्के आवास बनाए जाएंगे, और जिनमें कि 1.3 करोड़ रुपए करोड़ जो है नल कनेक्शन होंगे और 1.5 करोड़ शौचालय बनेंगे। तो एक दो उनकी इज्जत, जिसे हम कहते हैं इज्जत घर, उनके लिए वो बनेंगे, और जिस तरह से वो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं, उनके लिए वह पक्के आवास बन जाएंगे। तो एक तरह से वो भी विकास की धारा में, विकास की रफ्तार में खुद को शामिल होता हुआ आप देख पाएंगे। जी बिल्कुल, जो आपने बात कही वो बिल्कुल ही सही है। विकास धारा सिर्फ एक आप इकोनॉमिक ग्रोथ की ही बात नहीं करते हैं, लेकिन बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ जो है ये भी उनको कितना मिल रहा है, ये भी एक विकास को जब आप दर्शाते हैं तो इसे भी दर्शाते हैं। तो इसीलिए ये जो स्कीम है ये कन्वर्जेंस मोड में इसको चलाना है, और 11 इनिशिएटिव ली हैं। आपने जैसे बताया कि पक्के घर बन जाएंगे और उनके जाने के लिए स्वच्छता जो है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि हेल्थ में ये बहुत ही ज्यादा सफर करते हैं। स्पेशली देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया है, टीबी है, और इनकी जो इम्यूनाइजेशन है बिल्कुल नहीं हो पाती है, इसलिए दूसरी बीमारियां भी इन्हें लगती है। तो इस स्कीम के तहत कंप्लीट, जो उसे कहते हैं कि सिकल सेल डिजीज को एलिमिनेट करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। और टीबी एलिमिनेशन की भी इसमें बात की गई है, 100% इम्यूनाइजेशन की बात करी है। और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पीएम प्रधानमंत्री पोषण के तहत जो न्यूट्रिशन इन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि काफी इनकी स्टंटिंग भी है, और चूंकि इम्यूनिशन जो इन्हें जो जितनी भी चीजें हैं, पोषण जो है नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से भी काफी सारी बीमारियां जो हैं या फिर वो डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इस पर काफी पुख्ता तौर पर इस पर नजर रखा गया है। खासकर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो फोर्टिफाइड राइस हैं या फिर इस तरह की जो खाने पीने की चीजें हैं, वो उन तक, चूंकि देश के बाकी इलाकों तक पहुंचाई जा रही है, स्कूलों के बच्चों को दिया जा रहा है, ऐसे में इन लोगों तक भी आप पहुंचाने की कोशिश की जाएगी ताकि स्वास्थ्य के लिहाज से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये मजबूत हो सके, स्वस्थ रह सके। जी जरूर, ये चीज ये है, क्योंकि देखिए ट्राइबल फूड जो बेसिकली होता है मिलेट बेस्ड है, ये काफी न्यूट्रिशियस होता है, इसमें जो भी वो खाते हैं, लेकिन वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो पूरा नहीं कर पाता है। तो इसलिए पीएम पोषण में जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें काफी सारी चीजें मिलेट के अलावा भी शामिल हैं, और इनको पोषण पूरी ढंग से दिया जाए, होलिस्टिक वे में दिया जाए, इसकी भी बात है इसमें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही एक जिसको कह सकते हैं एक पूरा ही जो इनिशिएटिव है, बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। और दूसरी बात मैम की जब देखते हैं कि इन लोगों के रोजगार की जब बात आती है, खासकर अभी ये जो वन उत्पाद हैं, जिन वनों में ये रहते हैं, वन उत्पाद को बेचकर ये अपना भरण पोषण करते हैं। ऐसे में सरकार ने ये कोशिश की है बीते वर्षों में कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ये जो वनोत्पाद हैं उनको सरकार खरीद रही है, ताकि कम से कम कुछ पैसे इनके पॉकेट्स में जाएं, ताकि इनका जीवन यापन ठीक ठाक तरीके से हो सके। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? जी, इसमें आप देखेंगे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का एक काफी बड़ा वो ट्राइफेड को भी इन्होंने ये किया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो ज्यादा जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स हैं, इनमें आप देखें तो एक जैसे लेबर कमेटी ने भी कहा था कि ये इनकी कैटेगरी क्या है, कैसे आप इसको जानते हैं। तो कुछ एक चीजें उन्होंने कही हैं, जैसे प्री एग्रीकल्चर एरा में पीरियड में ये है, इन्हें एग्रीकल्चर में भी पूरी तरह से आए नहीं है,
हंटर एंड गैदरर्स हैं, अभी भी वो जो हंटिंग करते हैं उसी को खाते हैं। और इसके बाद लिटरेसी इनकी बहुत ही नीची है और ज्यादातर ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर ही इनकी आय होती है। तो जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करता है, आप जैसे देखिए महुआ है, चिरौंजी है या आपकी इमली है, ये सब चीजों में जब वैल्यू एडिशन हो जाता है और इसे जब आप बाहर में मार्केट में बेचते हैं तो उसकी कीमत बहुत ही ज्यादा ऊपर हो जाती है। तो इन सबों का ध्यान रखा गया है कि ये इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि इसमें डीसीड करके या वैल्यू एडिशन करके इसको मार्केटिंग करें। ये भी सरकार ही कर रही है। बिल्कुल, एक तो ट्रेनिंग जो है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि ऐसे लोग, चूंकि सरकार की कोशिश है कि उनमें जो हुनर है, एक पारंपरिक हुनर है, उसको और भी धार दिया जाए ताकि वो आज के समय के हिसाब से चल सकें। और उसमें अगर वैल्यू एडिशन होगा तो एक तो उनके लिए भी और बाकी जो लोग इस देश के हैं, बाकी जनता, उन्हें भी उनके उस हुनर का फायदा मिल पाएगा। जी, आप सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ही बस बात नहीं है कि उसमें वैल्यू एडिशन दिया जा रहा है, उसमें जरूर दिया जा रहा है। और उसमें ये भी किया जा रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, अगर वो पेरिशेबल गुड है, समय पर बिका नहीं तो सरकार उसे उठा लेगी और जो मिनिमम प्राइस है वो उनको दी जाएगी ताकि उनका नुकसान ना हो। लेकिन इसके अलावा आप जैसे कि हस्तशिल्प है, जो ये हैंडीक्राफ्ट्स की बातें करते हैं, या फिर और भी तरह के उनके जो आर्टिस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, तो इनकी जो ट्राइबल जो इनकी नॉलेज है और ट्राइबल आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स है, इसको भी काफी हद तक हुनर दी जा रही है ताकि ये मार्केट में इसकी वैल्यू कैसे कुछ थोड़ी सी एडिशन करके या थोड़े इनके हुनर को निखार करके ये इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाए। और इस पर बहुत सारी ट्रेनिंग दी जा रही है, स्कीम्स है, जैसे कि कुछ एक में आप देखिए कि इन्होंने छोटे छोटे स्तर पर जैसे 1000 आर्टिजन्स को इन्होंने अडॉप्ट कर लिया और उन्हें पर्टिकुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अगर वो बैम्बू से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं या फिर वो इस अलग अलग चीजें हैं उनकी जो उसमें वैल्यू एडिशन करके और कैसे उसको इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाए, इसकी बातें हो रही हैं। और ट्राइफेड के जरिए जिस तरह से मैम आदि महोत्सव की शुरुआत की गई है, और उस आदि महोत्सव में हम जानते हैं कि उनकी जो कला है, उनकी संस्कृति है, उनके व्यंजन है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई और हम देखते हैं कि इसका जो एक रिस्पॉन्स मिला है लोगों की तरफ से, वो बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिला है। देखिए, आदि कला महोत्सव में जो है बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारत से और अलग अलग जगह से, भारत की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही, भारत में भी सबसे रिमोटेस्ट एंड रिमोट जगह से इनके कला को उभार करके एक नेशनल लेवल पर और इवन स्टेट लेवल पर लाया जाता है। इससे जो ये प्रदर्शनी लगाई जाती है, इसमें पता चलता है कि सिर्फ इनका एक प्रदर्शनी ही नहीं, सेल भी होता है। और इसके साथ क्या एक इनकी जो एक नेटवर्क, जो एंटरप्रेन्योर्स जो एक नेटवर्क डेवलप होती है, ये भी इसका एक मकसद है कि एक ही जगह पर ये सारे आए और जो भी इनको इनकी चीजों को खरीदे या फिर जाने जाएं कि इस तरह की चीजें नागालैंड में इस तरह की चीजें बनती हैं, या बैम्बू से किस किस तरह की चीजें आप बनाते हैं जिसका इतना इंटरनेशनल मार्केट अवेलेबल है। नहीं तो पहले तो बैम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना ही नहीं जाता था, आप उसको काट नहीं सकते थे और काफी ही इंपोर्ट किया जाता था। तो ये जो सारी चीजें जो माइक्रो लेवल पर जाकर के इसको समझ करके स्कीम्स को इतना ज्यादा उन्हें लाभान्वित करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनकी लाइवलीहुड जो है वो सस्टेनेबल रहे और अपनी ही ट्रेडिशनल नॉलेज से वो काफी हद तक अपने हुनर को भी, एक उनकी जो हेरिटेज है, कल्चर है, जो उनकी हुनर है, उनकी जो नॉलेज है, उसको बचा के रखें। और उसमें जस्ट सरकार उसको वैल्यू करके उसको प्रॉपर प्रमोट कर रही है। इसके साथ सारी इसी को फोकस करके स्कीम्स हैं। और ये जो मैम वन अधिकार अधिनियम आया, वन अधिकार कानून के बाद से जो आंकड़े हैं कि अब तक 22 लाख से भी अधिक व्यक्तिगत अधिकार पत्र दिए गए हैं और 2 लाख के आसपास सामुदायिक अधिकार पत्र भी वितरित किए जा चुके हैं। ऐसे में ये एक भरोसा उन लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से कि अब आपको वहां से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, अब आपको अधिकार मिल गया कि आप वहां पे रह सकते हैं। ये कितने बड़े संतोष की बात है उन समुदाय के लोगों के लिए।
ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि कितने कितने जनरेशन से वो किसी जगह पर अगर रह रहे हैं और उन्हें कभी पता नहीं कि पट्टा सिस्टम क्या है, या फिर ये जमीन में कागजात की जरूरत भी होती है उसके ओनरशिप को दिखाने के लिए। लेकिन जब इतने आप एक तरह से देखिए तो ये भी कहा जाता है ट्राइबल में कि आज ट्राइबल में ही नहीं, ये माना भी गया है कि फॉरेस्ट बचे हैं तो इसलिए बचे हैं कि उसमें फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उसमें ट्राइबल रह रहे हैं। तो ये संपदा को जैसे वो बचा के रखते हैं और सदियों से रहते आए हैं, इसकी मान्यता दी गई है सरकार में, और इसके बेसिस पर अब लोन भी उन्हें काफी हद तक मिल जा रहा है अगर उनकी जमीन है तो पट्टा सिस्टम ना रहते हुए भी काफी इनको इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। और उससे बड़ी बात है कि जो एक अधिकार है कि वो जमीन हमारी है, ये बहुत ही बड़े सम्मान की बात है उन लोगों के लिए। और हमने देखा कि लगातार जैसा हम कह रहे हैं कि बीते 9 वर्षों में सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। उसी कड़ी में मैम, इस साल का जो बजट 2023-24 के बजट की बात की जाए तो इस मंत्रालय के लिए 12,461.88 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसे में सरकार के पास पैसा है, बजट है, अब वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है कि कम से कम पैसे की, फंड की कोई कमी नहीं है उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। जी, फंड काफी जरूरी है और इस मंत्रालय को बहुत बड़ा फंड दिया भी गया है। उसके साथ इतनी सारी इनिशिएटिव्स ली गई हैं, जैसे कि कुछ एक इनिशिएटिव्स के बारे में आपको मैं बताना चाह रही हूँ। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना एक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब है, ये तो पीएम मिशन अभी आया, उसके पहले भी इनको पीबीटीजीज को जो है एक डेवलपमेंट की बात करी थी। सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक है, और फेलोशिप में तो सिर्फ प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक ही नहीं है, ये पीएचडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए नेशनल एनएफएसटी स्कीम है, और इसके बाद वो विदेश जाना चाहते हैं, ये पोस्ट डॉक्टरल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है। और इसके अलावा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, जिसमें ये ऐसे स्कूल होते हैं जहां पर ट्राइबल की आबादी काफी ज्यादा होती है, वहां पर ये सिर्फ उन्हीं के लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए जाते हैं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है मैम कि बीते 9 वर्षों में सरकार के प्रयासों से अब ये लोग भी, इस समुदाय के लोग भी मुख्य धारा में लगातार शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर बहुत ही विस्तार से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर नूपुर तिवारी मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त एक बहुत ही खास मेहमान, जी हाँ, एक बहुत ही खास मेहमान, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री इस वक्त हमारे साथ अर्जुन मुंडा जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में सर। और सर, सबसे पहले तो यही सर पहला सवाल मेरा आपसे होगा कि आज जिस तरह से 24,000 करोड़ रुपए के साथ पीएम जनमन अभियान की शुरुआत की गई है, आपकी नजर में, आप इस मंत्रालय के मंत्री हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर। देखिए, यह एक अभूतपूर्व योजना प्रारंभ की गई है और पूरे तरीके से लक्ष्य के साथ सैचुरेशन मोड में कैसे हम उन गांवों को सही तरीके से सुविधाओं से युक्त कर सकते हैं, जिन गांवों के बारे में लगभग ये कहा जाए कि देश ही अछूता रहा है। जब हम आदिम संस्कृति के धरोहर की बात करते हैं, आदिम जनजाति की बात करते हैं, तो वैसे लोग इस समुदाय में आते हैं जो सबसे पीछे के पंक्ति में है, और आज भी वो इस तरीके से रहते हैं कि वो सामान्य लोगों से संपर्क से दूर रहते हैं। तो वैसे लोगों के लिए यह कार्य योजना बनाई गई है और पूरे देश भर में 75 ऐसे समूह हैं जिन समूहों को लक्ष्य रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। अर्जुन मुंडा जी, सबसे बड़ा सवाल, और लोग ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर ये जो 75 आपने समुदायों का नाम लिया, इन तक पहुंचना, इनकी पहचान करना, ये किस तरह से संभव हो पाया? क्योंकि ये लोग वनों में रहते हैं, सुदूर जंगलों में रहते हैं, इन तक पहुंचकर इनकी गिनती करना, जनसंख्या इनकी कितनी है, किन किन चीज़ों की यहाँ असुविधाएं हैं, ये सारी चीज़ें किस तरह से हो पाई आपकी तरफ से? देखिए, ये कई महीनों से इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय
लगातार प्रयास कर रहा है सभी राज्यों के साथ, सभी जिलों के साथ संवाद स्थापित करते हुए इस कार्य योजना को कैसे सफल बनाने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, डेटाबेस बनाने के लिए। आज आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री एक डेटा पोर्टल का भी उन्होंने उद्घाटन किया 22,500 गांव के और 75 जनजाति समुदायों की, जिसके लिए लक्ष्य के साथ कार्य प्रारंभ हो और उसमें यह सुनिश्चित हो कि वहाँ क्षमता विकास सही तरीके से करते हुए उनकी आवश्यकता और उनके परंपराओं के आधार पर चीज़ों को जोड़ा जा सके। ऐसे में अर्जुन मुंडा सर, ये बताइए कि जिस तरह से बीते सालों में हम सभी ने देखा है और इसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट ये आया कि उनके जो वन उत्पाद हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उनके वन उत्पाद को सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद रही है। ऐसे में अगर आप बता सके कि इस खरीद के बाद से उनकी आर्थिक तरक्की कितनी हुई है, वो कितने मजबूत हुए आर्थिक तौर पर, अगर आप इस पे जानकारी दे सकें। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आप हमें सुन पा रहे हैं? सर मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ अभी आ रही है, लेकिन इसके पहले नहीं आ रही थी। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से सरकार ने बीते सालों में ये फैसला किया कि हम उनके वन उपज को, वन उत्पाद को MSP के रेट पे खरीदेंगे, इस फैसले के बाद से उनके उन समुदायों के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति पर कितना प्रभाव पड़ा है? देखिए, ये इसके पहले 2014 के पहले और ये कहा जाए कि इसके पहले उन वनोपज के बारे में बहुत ही उदासीनता थी। बहुत कम संख्या में वनोपज जिसको समर्थन मूल्य देने के बारे में फैसला हुआ था, लेकिन इस समय उसको बढ़ा करके लगभग 81 से अधिक ऐसे उत्पाद है, वनोपज है, जिसके बारे में समर्थन मूल्य देने की और उसको और अधिक राज्यों के माध्यम से, क्योंकि यह राशि ट्राइफेड के माध्यम से राज्यों को दी जाती है कि राज्य इन सारे वनोपज को समर्थन मूल्य के साथ उनसे क्रय करे। और समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के पीछे उद्देश्य यही है कि बाजार में यदि उससे अधिक दर पर कोई भी ऐसा वनोपज बिकता है तो वहाँ बेच सकता है, लेकिन यदि उन्हें वहाँ मूल्य नहीं मिलता है तो समर्थन मूल्य के साथ सरकार खरीदेगी और उसका वैल्यू एडिशन बंधन केंद्र के माध्यम से, ट्राइफेड के माध्यम से होगा। ऐसे में सर, तो इस तरीके से लगातार कोशिशें हो रही है और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टॉल का दौरा किया और कई स्थानों का निरीक्षण किया और इस तरह के बहुत सारे वनोपज के वैल्यू एडिशन के साथ उसको मार्केट में कैसे लाया जाए, ट्राइफेड यह कार्य कर रहा है और इन सारे कार्यों को और कैसे गति मिले, मंत्रालय की तरफ से यह प्रयत्न हो रहा है। अर्जुन मुंडा सर, प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये जो जनमन अभियान है वो विकसित भारत का आधार है। हम विकसित भारत के आधार में और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जनमन अभियान को उन्होंने विकसित भारत का आधार कहा है, बेस कहा है कि अगर जब तक ये समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होंगे तब तक हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसे में सर मेरा सवाल ये कि चाहे वो स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की बात हो, सिकल सेल एनीमिया से बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं कि ये बहुत से लोग पीड़ित होते हैं, सिकल सेल एनीमिया, टीबी की समस्या इनमें है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से, पेयजल के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से 24,000 करोड़ रुपए की योजना विकसित भारत का आधार, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो स्पेशल फोकस एरिया के साथ 22,500 गांव, 22,500 गांवों को लक्ष्य लेकर यह योजना प्रारंभ किया गया है, जहां प्रिमिटिव कैरेक्टर इनहेरिट करने वाले परिवार के लोग रहते हैं, जिसको हम पीबीटीजी कहते हैं। तो वैसे 75 लक्ष्य समूह है जिसके बारे में, तो इसमें 22,000 से अधिक गांव है। लेकिन पूरे देश के पैमाने पर जैसे एक और कार्यक्रम चल रहा है
आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 36,000 गाँव को जोड़ा जा रहा है। तो 36,000 के साथ साथ ये 22,000, यानी आप समझ सकते हैं कि कितने ट्राइबल विलेज, आदिवासी गांव को ऐसी योजनाओं के साथ जोड़ा जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो स्वास्थ्य संबंधी, चाहे वो सिकल्स की समस्या हो, चाहे टीबी की समस्या हो, अन्य बीमारियों के, अब उसको डेटाबेस बना करके उसका एक प्रोफाइलिंग की जा रही है कि आने वाले दिनों में कैसे उन्हें सतर्क रहना चाहिए और वर्तमान में किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्हें आगे काम करना चाहिए। एक बड़ा डेटा बैंक बना करके लगातार, जैसे आयुष्मान योजना है उसका कैसे लाभ ले सकते हैं। और आज आपने एक और देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका उद्देश्य यह है कि ऐसे कई योजनाएं जिनकी जानकारी सतही तौर पर लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, ये एक अभियान चलेगा कि ऐसे कार्यक्रमों की जो भारत सरकार लक्ष्य के साथ सुनिश्चित किया है उसका लाभ वहां तक पहुंचे और उसके लिए हम उन्हें जागरूक भी करें, और नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचाएं और उन्हें जागरूक करते हुए उनके अंदर से इस तरह की भावना हो कि हमें सतर्क रह करके इन सारी सुविधाओं को लेना चाहिए। अर्जुन तो मुंडा एक जी क्या कि 22,500 गांव में ये 24,000 करोड़ की योजना, लेकिन सिकिल्स के लिए अलग राशि निर्धारित की गई है, आदि आदर्श ग्राम योजना के लिए अलग। तो इस समय बहुत सारे कार्यक्रम इस तरीके से प्रारंभ किए गए हैं और उसका लाभ मिलना प्रारंभ हुआ है, जो शायद पहली बार आजादी के बाद हुआ है। अर्जुन मुंडा जी, दो बातें, एक तो ये कि जिस तरह से बीते 9 वर्षों में आपके बजट का, आपके मंत्रालय का जो बजट है उसकी राशि, वो सारी चीज़ें डेटा में हैं, और 9 साल पहले की सरकारों में जो चीज़ें थी, मैं देख रहा था कि इस साल के बजट में ही आपके मंत्रालय को 12,461.88 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि बीते साल के बजट की तुलना में 3 गुना अधिक है। ऐसे में बीती सरकारों में जो हाल इन लोगों का था, और अब जबकि पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना अधिक बजट दिया गया आपके मंत्रालय को, किस तरह से आप इस देखते हैं सरकार के इस कदम को, और किस तरह से ये सारे पैसे उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे? देखिए, ट्राइबल एरिया में जो बाकी मंत्रालय है उसके साथ मिल करके उन सारी सुविधाओं को कैसे पहुंचाए ये सुनिश्चित हो रही है। आकांक्षी जिला के रूप में भी उन पिछड़े जिलों को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है, उन पिछड़े जिलों को प्रमुखता दी जा रही है, पिछड़े प्रखंडों को प्रमुखता दी जा रही है। तो वहीं हमारी जो कार्यक्रम है शिक्षा और स्वास्थ्य में, आप हमारा जो बजट प्रोविजंस किए गए, आप देख रहे हैं कि अभी पूरे देश भर में 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, प्रत्येक स्कूल की कैपेसिटी 480 स्टूडेंट्स की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि 740 स्कूलों में कितने विद्यार्थी होंगे, और उसके लिए शिक्षक की व्यवस्था अब भारत सरकार स्वयं कर रही है ताकि गुणवत्ता के साथ उन्हें शिक्षा प्राप्त हो सके। तो हमारा बजट प्रोविजन है, उसमें एक बड़ा भाग है जिसको हम शिक्षा के प्रति, शिक्षा के लिए केंद्रित करके व्यय करते हैं। तो जहां हम राज्यों के साथ मिलकर के राज्यों को स्कॉलरशिप दे करके प्री मैट्रिक हो या पोस्ट मैट्रिक सरकारों को, राज्य सरकारों को राशि आवंटित करते हुए ऑनलाइन उन्हें मिले, ये सुनिश्चित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्वयं मंत्रालय के विद्यालयों के माध्यम से गुणवत्ता युक्त शिक्षा कैसे मिले, ये कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य में, अभी जो आपने टीबी के बारे में लिया, टीबी हमारा मंत्रालय और यानी जनजाति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय का संयुक्त तत्वाधान में, इसमें कई स्वयंसेवी संस्थाओं को भी जोड़ा गया है जो ऐसे उपकरण के साथ डेटाबेस बनाते हुए चिन्हित करे कि इस तरह के बीमारी को हम सही तरीके से टारगेट करके समाप्त कर सके। तो सर, बीते 9 वर्षों में आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके सर्वांगीण
विकास के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार बजट में भी इजाफा किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने जैसा कहा कि पीएम जनमन अभियान जो है वो एक विकसित भारत का आधार है, वो बेस है। हम सभी ये उम्मीद करें कि आने वाले वर्षों में ये सभी जिनके लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं, आज का ये अभियान की शुरुआत की गई है, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंचेंगी, वो भी मजबूत होंगे, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर भी उनकी उन्नति होगी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बेशकीमती समय हमारे साथ निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देश के कई राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कोटागिरी के 17 किसानों को केंद्र सरकार के कृषि फसल ऋण के चेक भी सौंपे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा केंद्र सरकार की विशेष योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक करेगी। वहीं असम में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। असम के पर्यावरण और वन मंत्री चंद्रमोहन पटोवारी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में भी यात्रा का शुभारंभ हुआ। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। लक्षद्वीप प्रशासक के सलाहकार संदीप कुमार ने यात्रा को रवाना किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने सभी को शपथ भी दिलाया। आंध्र प्रदेश में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ये यात्रा आदिवासी समुदाय के विकास पर केंद्रित है। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा ने लेह में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा लोगों के पास जाने, उनमें जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, LPG सिलेंडर तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। प्रधानमंत्री का ये निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं को लोगों तक पूरी तरह से पहुंचाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लाभार्थियों तक पहुंच सके। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हो गई है। अगले साल 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और देश के हर जिले में ये यात्रा जाएगी। और जैसा कि हमने कहा कि सरकार की जितनी भी योजनाएं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वो उन तमाम लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं, इसका भी जायज़ा लिया जाएगा। और अगर नहीं पहुंच रही हैं तो उनको इसके बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि वो भी इन तमाम योजनाओं का स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, शिक्षा से जुड़ी हुई, आर्थिक क्षेत्र से जुड़ी हुई, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ वो ले सकें। इसलिए आज प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। 15 नवंबर से आज से 26 जनवरी तक, अगले साल 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी। और इस वक्त इस खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारा जो विशेष है वो यही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा।
और विकसित भारत, हम जानते हैं कि 2047 तक प्रधानमंत्री ने ये ठान लिया है कि भारत को 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर, विकसित भारत के तौर पर हमें ले जाना है। तो इसके लिए संकल्प यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। देश के हर जिले में ये यात्रा जाएगी और इस विशेष पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अशोक टंडन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरी खास मेहमान हैं दीपशिखा सिकरवार जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार है। मैम, आपका भी स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। शुरुआत अशोक सर मैं आपसे करना चाहूँगा। और जैसा कि हमने कहा है कि बीते हमने कई महीनों से प्रधानमंत्री ने, खासकर लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने इस बात का ऐलान किया था कि 2047 तक भारत को हम एक विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना है, ऐसे में आज इस यात्रा की शुरुआत हुई है, जो कि देश के हर जिले तक, कोने कोने तक ये यात्रा जाएगी। इससे क्या कुछ, कैसे ये विकसित भारत की दिशा में ये यात्रा कामयाब होगी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सर आप इसमें कुल मिलाकर हमारे 4 स्तंभ हैं। अगर हमको विकसित भारत बनना है तो ये जो 4 स्तंभ हैं जिनकी ओर प्रधानमंत्री ने बहुत विशेष जोर दिया, उनमें है महिलाएं, यानी महिला सशक्तिकरण सबसे प्रथम श्रेणी में प्रधानमंत्री ने रखा है। और उसके बाद है खाद्य उत्पादकों को, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर अन्न नहीं उत्पादन होगा मात्रा में तो उससे भी हम विकसित नहीं हो सकते, क्योंकि हमको आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर हम बन रहे हैं। तो तीसरा पिलर जो उन्होंने कहा है वो युवा भारतीयों की जो शक्ति है, यानी युवा शक्ति है, उसको हम किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं और भारत के जो नव मध्यम वर्ग और गरीबों को सशक्त बनाने का पर ध्यान केंद्रित करने का, ये 4 स्तंभ उन्होंने कहा कि इन 4 स्तंभों का अगर विकास होगा, और वो विकास होगा ही नहीं, उन तक हमारी जो योजनाएं पहुंचेंगी, ये बात सुनिश्चित करने के लिए ही ये कार्यक्रम अभियान चलाया गया। क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकार की योजनाएं बनती हैं, कार्यान्वित होती हैं, लेकिन उसका जो लाभ है वो निचले स्तर के लोगों तक नहीं पहुंचता। और हम बाद में ये कहते हैं कि हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी थी लेकिन लोगों तक नहीं पहुंची। तो ये जो आज ये जो वैन चलाई प्रधानमंत्री ने, जिसको झंडी दी, ये वैन गांव-गांव जाकर आदिवासी क्षेत्रों में, ये जो हमारे ऐसे जिले हैं जिनको हम उन तक जा जाकर इसका एक तरह से फीडबैक भी आएगा कि क्या उन तक ये योजनाएं पहुंची हैं, उसका प्रचार हो रहा है कि नहीं, और उसका लाभ होने पर फीडबैक क्या आ रहा है। तो ये मैं समझता हूँ आज सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने जो की, ये है कि इन योजनाओं का कार्यान्वयन करना है, हो रहा है, लेकिन उसका लाभ लोगों तक पहुंचे, निचले स्तर, इसका मुझे फीडबैक चाहिए। इसलिए ये वैन जाएंगी एक क्षेत्र में। अशोक सर, मेरा सवाल ये इसीलिए कि जब हम कहते हैं कि तमाम राज्यों से, तमाम जिलों में ये यात्रा जाएगी, यहाँ पे बात आती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। चूंकि हमने देखा, जो कि आप इतने सालों से पॉलिटिक्स को जानते हैं, कई राज्य सरकारें जहाँ की केंद्र की सरकार या बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पे वहां की सरकारें केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने से हिचकती हैं या फिर वहां लागू नहीं होने देती हैं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी कि ऐसे में जो सरकार चाह रही है, केंद्र सरकार, कि उनकी योजनाएं जमीनी तौर पर देश के हर व्यक्ति तक, हर कोने तक पहुंचे, ऐसे में हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मिसाल पेश करना चाहिए, राज्यों को भी समझना चाहिए कि मिलजुल कर काम करेंगे, मकसद वही कि आम आदमी सशक्त हो। बिल्कुल, देखिए आज की जितनी भी योजनाओं की बात की गई है, इस अभियान में राज्य सरकारों को भी शामिल किया गया है, हमने स्थानीय निकायों को भी शामिल किया है सरकार ने, ताकि कल को कोई ये आरोप न लगाए कि प्रधानमंत्री तो केवल अपनी दलगत राजनीति के द्वारा ये योजनाएं लागू कर रहे हैं। तो इसके लिए सभी राज्य सरकारों को और स्थानीय निकायों को, पंचायतों तक को भी इसमें शामिल किया गया इस अभियान में। तो ये बात इसलिए सुनिश्चित करनी है कि सब मिलजुल कर ही लोगों का उत्थान कर रहे हैं, कोई एक विशेष दल नहीं कर रहा या एक केंद्र की सरकार अकेले नहीं कर रही। लेकिन इसके साथ साथ जो बात आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी देखा जाएगा कि क्या जो राज्य सरकारें या और निकाय जो और अन्य दलों के द्वारा संचालित हैं, वहां पर भी इन योजनाओं को ठीक तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है कि नहीं।
कभी कभी ये भी देखने में मिलता है कि केंद्र सरकार की जो योजना होती है उसको कई बार राज्य सरकारें अपनी योजना कहकर और वहां पर उसको लोगों में उस पर प्रचार करते हैं और उस बहाने केंद्र सरकार की आलोचना भी करते हैं कि ये तो हमारी योजना थी, केंद्र हमको कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये जिस तरह से ये संकल्प यात्रा का पूरा विकसित भारत का अभियान है, इसमें बात स्पष्ट हो जाएगी कि योजना किसकी है, लागू भी हम राज्य सरकारों के द्वारा करवा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण पहल हुई है और इसका लाभ जो है लोगों तक पहुंचेगा। इसको किसी तरह की चुनावी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। लोगों का विकास होगा, जन जन का विकास होगा, तब जाकर लोगों में अब हम जो एक विकसित भारत का संकल्प लेकर चले वो तभी पूरा होगा। ये आज भी प्रधानमंत्री ने इस बात पर बहुत जोर दिया। बिल्कुल। और दीपशिखा मैम, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विकसित भारत के स्तंभ हैं, 4 स्तंभ का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया कि भारत की महिलाएं हमारी नारी शक्ति। ऐसे में सवाल मैम आपसे ये होगा कि जिस तरह से चाहे वो डीबीटी योजना हो, आयुष्मान योजना हो, हम जानते हैं, हमारे पास ये डेटा है कि किस तरह से बीते वर्षों में जो चाहे वो डीबीटी के जरिए या फिर जो जनधन खाते हैं, महिलाओं की तादाद उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ी है। वैसे ही आयुष्मान में भी हम देखते हैं कि महिलाएं काफी तादाद में लाभान्वित हो रही हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहला स्तंभ नारी शक्ति को दिया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, फीमेल एम्पावरमेंट जो है इस समय सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। तो अगर हम देखें कि कोविड के दौरान भी जनधन खातों में जो पैसे ट्रांसफर किए गए थे वो महिलाओं के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। तो उसी तरह से प्रधानमंत्री ने ये जो विकसित भारत की हम बातचीत कर रहे हैं तो उसमें महिलाओं का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसके वजह से ही प्रधानमंत्री ने उसमें प्रायोरिटी एक तय कर दी है कि वो आगे रहेंगी और वो एक बहुत बड़ा पिलर रहेंगी इस विकसित भारत में। क्योंकि जो आधी आबादी है देश की, उसके अगर देश को विकसित होना है तो उस आधी आबादी को विकसित होना बहुत जरूरी है, उसका एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे आगे जो है प्रायोरिटी में महिलाओं को रखा गया है इसीलिए। ऐसे मैम ये भी एक कड़वा सच है कि जिस तरह से बहुत सारे राज्यों से महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार की, हिंसा की घटनाएं आती रहती हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें, जब प्रधानमंत्री का एक सपना है कि विकसित भारत में महिलाओं का एक अहम योगदान हो, ऐसे में समाज को राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकली हमने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार ने उनके आरक्षण के लिए कानून बनाए, लेकिन सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी दूसरे राज्यों में भी हमें उन्हें और भी सशक्त करने की ज़रूरत है। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून हैं, आरक्षण की भी बात की गई है, लेकिन सबसे बड़ी जो महिलाओं के लिए बात होती है वो है लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा की दृष्टि से। महिला बाहर अगर घर से निकल के काम कर रही है तो उसके लिए सबसे अहम बात है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी भी राज्य में और कहीं पर भी क्या स्थिति है। और किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, महिला को सुरक्षा देना एक बहुत ही अहम जरूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जरूरत है उसके एम्पावरमेंट की तरफ। और मेरा ख्याल है इसी दिशा में काम किया जा रहा है, इसी दिशा के तहत काम किया जा रहा है और इस दिशा के तहत काम किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सुरक्षा के, बिना इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के बगैर आप महिलाओं को सशक्त नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में अशोक सर, आपकी भी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगा। जिस तरह से राजनीतिक तौर पर सरकार ने ये कोशिश की, चूंकि बहुत सालों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि जब तक आप महिलाओं को राजनीति में नहीं लाएंगे, उनकी अच्छी खासी तादाद नहीं होगी राजनीति में, तब तक वो उतनी मुखरता से आगे नहीं समाज में बढ़ पाएंगी। सरकार ने एक ऐतिहासिक ये फैसला लिया और हमने देखा कि संसद में किस तरह से कानून पास हुए। इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर महिलाओं का उत्थान, वो कितना आगे बढ़ेंगी और सशक्त भारत में, विकसित भारत में वो अपना योगदान कितना दे पाएंगी? महिलाओं का जो आरक्षण का जो कानून बना है वो इसी दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कई दशकों से हम देख रहे थे कि महिला आरक्षण का जो नारा है वो दिया जाता था, लेकिन किसी सरकार ने उसको कार्यान्वित करने के लिए कानून नहीं बनाया। तो पहली बार कानून बना है
तो ये बहुत दूर तक बात जाएगी और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू ये बनेगा। लेकिन आज जिस तरह से बिरसा मुंडा के जो है उनकी जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम लागू किए और जिस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि भी दी, और उस कड़ी में मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो वैन चलेंगे ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है और ये सूचना, शिक्षा और संचार इसके द्वारा ये माध्यम से ये लोगों तक बात पहुंचाने का एक देखिए ये हमारे पुराने समय में भी ये संचार का माध्यम था कि जा जाकर नुक्कड़ में एक एक गांव में सभा करके मुनादी करके, तो ये उसी परंपरा को फिर से जीवित किया गया है और ये 68 जिलों में इसका प्रचार होगा। और इसको जो लॉन्च किया गया है, जैसे मैंने पहले कहा, केवल प्रधानमंत्री ने अकेले नहीं किया है, इसके लिए अलग अलग स्थानों पर जो है 68 जिलों में राज्यपालों ने, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, इन सबको इस महत्वपूर्ण योजना के साथ जोड़ा गया है, जो आज हरी झंडी दिखाकर सब लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। मैं समझता हूँ ये एक नया अनूठा प्रयोग है, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो सब कुछ योजनाओं के बारे में है या लोगों के बारे में बात, वो टेलीविजन पर चलती है और लोग जो हैं वो टेलीविजन से ही जानकारी हासिल, लेकिन गांव-गांव जाकर जनता तक, जन सामान्य लोगों तक जाकर योजनाओं को ही ना बताना बल्कि उनको ये समझाना कि इससे आपको लाभ कैसे होगा, क्या आप लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, आपको आपके खाते में पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो प्रयोग है इससे मैं समझता हूँ जनमानस में जागरूकता भी बढ़ेगी और उनको ये भी पता चलेगा कि सचमुच में सरकार हमारे लिए कर क्या रही है और हमको लाभ हो रहा है, और नहीं हो रहा तो हम शिकायत कहाँ से करते। बिल्कुल। ऐसे में अशोक सर, जो पंचायतें हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि लाखों पंचायत है देश में, पंचायतों का रोल और भी कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इन तमाम योजनाओं की जानकारी, वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इन तमाम बातों को के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण रोल पंचायतों का? बिल्कुल, देखिए पंचायतों का तो देश, हमारा देश तो वैसे ही पंचायती राज प्रथा से चला आ रहा है सदियों से, लेकिन इस बीच में क्या हो गया कि उन तक योजनाएं पहुंचती थी तो पंचायतें जो हैं वो कहीं ना कहीं उसको स्वार्थ लाभ के लिए अपने लिए ही रखते थे, पैसा नीचे तक जाता नहीं था। जैसा हम जानते हैं कि एक प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि 19 पैसे भी नहीं पहुंचते हैं 1 रुपए में से। तो अब जन जन जागरण से ये जितने भी कार्यक्रम प्रधानमंत्री ले रहे हैं, ये सब कार्यक्रम इसी दिशा में है कि पंचायतें सक्रिय हों, पंचायत पर किसी एक विशेष का आधिपत्य नहीं हो। अगर महिला सरपंच है तो उसका पति उसका शोषण ना कर सके। ये जो जागरूकता लाई जा रही है, तो पंचायत ही एक तरह से सबसे बेसिक एक इकाई बनाई गई है और उसके बारे में जानकारी भी चाहिए। फीडबैक आएगा, ऐसा नहीं है कि इस योजना के द्वारा पैसा भेजिए। अब ये फीडबैक जब से आना शुरू हुआ है तब से पंचायतें भी सक्रिय हुई हैं और उनके द्वारा जनता तक जागरूकता भी पहुंच रही। बिल्कुल। और दूसरा जो स्तंभ है दीपशिखा मैम, वो है महिलाओं के बाद महिलाओं को पहला स्तंभ उन्होंने बताया। दूसरा स्तंभ भारत के किसान, हमारे अन्नदाता हैं। आपकी प्रतिक्रिया किस तरह से किसानों को लेकर बीते 9 वर्षों में जिस तरह से कानून बने हैं और हम खासकर खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं, हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। 2023 का जो ये साल चल रहा है वो मोटे अनाज के तौर पर घोषित किया गया है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए दूसरा स्तंभ हमारे फार्मर्स, हमारे किसान, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? ये विकसित भारत के ये दूसरा स्तंभ है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि क्षेत्र है उसका बहुत बड़ा योगदान है और जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, कृषि क्षेत्र एक सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने उसे एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी के रूप में रखा है और ये जो यात्रा जैसे रोल आउट की गई है, इसमें बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो फार्मर्स तक उनका पहुंचना बहुत जरूरी है, उसमें सैचुरेशन होना बहुत जरूरी है। फसल बीमा योजना, बहुत सारी योजना सरकार की तरफ से चलाई जाती हैं, फसल बीमा योजना है या बीज पर सब्सिडी है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंच रही हैं। तो एक डेवलप्ड नेशन की जब हम बात करते हैं और तो अर्थव्यवस्था, कृषि क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको उस स्तर तक लेकर आने की बात है, तो ये सारी योजनाएं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो ये जो यात्रा शुरू की गई है, जिस तरह से जनधन के टाइम में अगर आपको याद होगा कि घर घर जाके उसको सैचुरेट किया गया था कि हर घर में एक
बैंक में खाता होना जरूरी है। तो उसी तरह से ये किया जा रहा है ताकि हर जो योजना है वो किसानों तक पहुंचे, उसका फायदा उन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा, ये उसका एक स्टेटस चेक हो जाए। और दूसरा चीज है कि जो फीडबैक आता है उस तरह से, क्योंकि हम एक प्रायोरिटी कृषि क्षेत्र को मान रहे हैं, एक बहुत बड़ी उनका योगदान जो है अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है, तो एक उसके लिए क्या और किया जाना चाहिए और क्या मेजर्स और लेने चाहिए, ये एक फीडबैक भी आएगा इस यात्रा के तहत। तो इसीलिए उनको एक दूसरा पिलर के तौर पर रखा गया है। और चूंकि समय की कमी है, जो तीसरा स्तंभ है वो नौजवान युवा शक्ति प्रधानमंत्री ने कहा, और चौथा स्तंभ भारत का जो मध्यम वर्ग है और साथ साथ गरीब। इन तमाम चारों स्तंभों के जरिए ही भारत जो अभी एक विकासशील देश है वो विकसित तौर पर एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर अपने आप को स्थापित कर सकता है। ये चारों स्तंभ का जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया, और इसलिए जो भी योजनाएं परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट जो पंक्ति में आखिर में जो लोग खड़े हैं उन तक पहुंच पा रही है कि नहीं, इस संकल्प यात्रा के जरिए इस बात का भी एनालिसिस किया जाएगा। सर, समय इतना ही है। अशोक सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विशेष कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, और दीपशिखा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareishuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनसभाओं, दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोप से मतदाताओं को रिझाने के लिए बस बुधवार का ही दिन था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रचार का शोरगुल थम गया। अंतिम दिन भाजपा और कांग्रेस समेत चुनाव में शामिल सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। कई दिग्गजों की जनसभाएं हुई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम थम गया। दोनों ही प्रदेशों में प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क साध रहे हैं
और समर्थन मांग रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने ताकत झोंक दी। बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो इंदौर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पन्ना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सौसर में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और जबलपुर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमला, बैरसिया और भोपाल में, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दतिया और सीधी में जनसभाओं को संबोधित किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बरही, सरेखा, लालबर्रा और जामई में पार्टी का प्रचार किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए प्रचार के आखिरी दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रायपुर में, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांजगीर चांपा और कोरबा में विशाल चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी प्रचार किया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बलौदा बाजार और बेमेतरा में चुनावी सभाएं, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग में रोड शो किया। सभी राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अब बारी जनता की है कि उसे किसके वादों पर भरोसा है और वो किसे समर्थन देती है। सभी 5 चुनावी राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के लिए वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बायतू में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस आती है वहां आतंकवादियों, दबंगों और दंगाइयों के हौसले बढ़ जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर काम करती है। उन्होंने कहा कि जिस पावन धरा पर माताओं बहनों के मान सम्मान के लिए जान की बाजी लगा दी जाती है, ऐसे राजस्थान को कांग्रेस ने महिलाओं के प्रति अत्याचार में सबसे आगे ला दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सबसे आगे ला दिया है। हमारी बहन बेटियों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। यहां मासूम बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायकों के रिश्तेदारों पर आरोप लगते हैं। कांग्रेस विधायक महिलाओं के खिलाफ खुल करके बयानबाजी करते हैं। जब मुख्यमंत्री ऐसे हो जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों को फर्जी बता दे, तो अत्याचारियों के हौसले बुलंद ही हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान की संस्कृति की रक्षा के लिए भी प्रदेश में भाजपा जरूरी है। उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया और कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतना चाहिए। लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको 2 सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ। ये लाल डायरी है क्या? ये लाल डायरी किसकी है? ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है। पूछोगे? और राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने फिर से एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मंगलवार को लाल डायरी के 4 पन्ने वायरल हो गए, जिससे चुनाव से पहले राजस्थान की राजनीतिक हलचल और भी तेज हो गई है। चुनावी राज्य राजस्थान और तेलंगाना में भी प्रचार जोरों पर है। इस बीच राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के इन 4 पन्नों को सार्वजनिक कर उदयपुर वाटी से शिवसेना उम्मीदवार और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने सियासत में भूचाल ला दिया।
इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से लिखा है कि उनके पिता अशोक गहलोत हर बार वापस सरकार नहीं बना पाते और इस बार भी उनकी सरकार बुरी तरह हारेगी और उसका कारण भी वे स्वयं हैं। इस बीच बीजेपी ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, लाल डायरी का मतलब अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा। लाल डायरी का मतलब सत्ता के लिए खरीद फरोख्त की गई। लाल डायरी का मतलब सत्ता ने सिंडिकेट की तरह काम किया। लाल डायरी का मतलब क्रिकेट के चुनाव तक को नहीं बख्शा गया। लाल डायरी का मतलब दलालों ने बनाई और चलाई व्यवस्था। लाल डायरी का मतलब सीएम हुआ तानाशाह और सौदागर बने नौकरशाह। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे साजिश बता रहे हैं। वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते और किस तरीके से अनैतिक तरीके से पीआर मीणा को फायदा पहुंचाया गया, सचिन पायलट खेमे से तोड़ के और अपने खेमे में जोड़ने के लिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बाकी तो पता नहीं क्या क्या लाल डायरी और काली डायरी कौन सी है। हमारा मंत्री था, उससे बात करके ये सब षड्यंत्र बीजेपी के नेताओं ने किया, उसके साथ मिलकर के, एक मंत्री के साथ में। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राज्य में बुधवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। तेलंगाना की 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2023 में आपकी सरकार जाने वाली है। 2024 में कौन आएगा ये भारत की जनता तय करेगी। केसीआर जी 2024 का पहले बाद में 2023 में आपका सरकार जाने वाले है। पहला तो आपका बेटे का आप खुद हारने वाले हैं, आपका पार्टी हारने वाला है, बुरा तरह आपका परिवार हारने वाला है, आपका परिवार का पार्टी हारने वाला है, आपका भ्रष्टाचार पार्टी हारने वाला है, आपका निजाम का पार्टी हारने वाला है। पहला आप 2024 का ख्वाब मत देखो। राजनीतिक दलों के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और दावे कुछ भी हों, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला तो जनता के हाथ ही होता है। जनता किस पर भरोसा करती है या तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और जैसा कि हमने कहा कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। परसों वहां पे चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ वहां पे स्थितियां हैं? हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से के रायपुर से हमारे साथ धीरज कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश से हमारे 2 सहयोगी भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव हैं और अजीत द्विवेदी जी हैं। शुरुआत मैं सबसे पहले धीरज आपके पास आना चाहूँगा। आप इस वक्त रायपुर में मौजूद हैं। बाकी बचे हुए सीट के लिए परसों चुनाव होने वाले हैं। हमने पहले चरण में देखा बम्पर वोटिंग हुई थी, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तो और भी ज़्यादा वोटिंग हुई। परसों चुनाव होने वाले हैं, क्या उम्मीद करें कि
जिस तरह से पिछले चुनाव में बहुत ज्यादा वोटिंग हुई, उस रिकॉर्ड को भी इस चरण में तोड़ दिया जाएगा। लोग भारी संख्या में आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दूसरे चरण का जो प्रचार अभियान है, प्रचार अभियान का शोर आज शाम 5 बजे बंद हो गया। दोनों दल के नेता शाम 5 बजे तक जनता के बीच इनिशिएटिव का एक करते हुए पहुंचते रहे। आज सीएम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहाँ पे दुर्ग जिले में रोड शो किया। वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने वैशाली में एक रोड शो किया और जनता को संबोधित किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कई रैलियां छत्तीसगढ़ में हुई। कुल मिलाकर ये कोशिश हुई कि जनता अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार प्रथम चरण के मतदान में जनता ने बम्पर तरीके से वोटिंग किया और उस इलाके में वोटिंग किया जिस इलाके के बारे में कहा जाता था कि वहां लोग डर और भय आतंक के साए में जीते हैं, वहां भी बम्पर वोटिंग हुई। और सबसे अधिक वोटिंग जो हुई वो बस्तर इलाके में हुई, जिसको कि लाल गलियारा कहा जाता है, नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। तो पहले चरण के वोटिंग में लोगों को इस तरीके का अनुमान नहीं था, खास करके चुनाव आयोग को भी इस तरीके का अनुमान नहीं था। और आपने स्टोरी भी की थी धीरज की एक ऐसी पोलिंग बूथ जहां की 23 साल के बाद लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बिल्कुल आपने सही कहा। इस बार चुनाव आयोग से जबकि हमारी बात हुई तो उन्होंने जो मुझे आंकड़े दिए, उस आंकड़ों के मुताबिक 126 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए जहां की आजादी से जिस मतदान केंद्र आजादी के बाद पहली बार मतदान हुआ। और सबसे अहम बात सबसे अहम बात कि जिन हाथों से बंदूकें चलती थी, जिन हाथों से गोले बरसते थे, उन हाथों पे जो लोकतंत्र की स्याही चढ़ी हुई थी। और ये देखने वाली बात थी कि किस तरीके से लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेकर नक्सली के बंदूकों को रोक रहे थे और लोकतंत्र जीत रहा था। इसी तरह अब जो दूसरा चरण है, दूसरे चरण में 70 विधानसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटों में कई सीटें हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। पाटन सीट की अगर हम बात करें तो वहां से भूपेश बघेल जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ विजय बघेल उम्मीदवार हैं जो कि दुर्ग जिले के सांसद हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 3,80,000 वोटों से वहां जीत हासिल की थी। और जिस विधानसभा क्षेत्र से वो खड़े हैं, पाटन विधानसभा क्षेत्र से, पाटन विधानसभा क्षेत्र ने बीजेपी को 23,000 वोटों से बढ़त दिलाई। और एक तीसरे उम्मीदवार भी वो यहाँ हैं जो छत्तीसगढ़ के जो पहले जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे अमित जोगी, वो भी मैदान में हैं। इसके अलावा लोरमी का सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, वो चुनावी मैदान में हैं। तो दूसरे चरण का जो मतदान है छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। और यही जो दूसरे चरण का मतदान ही तय करेगा कि किस दल के पास सियासत की कुर्सी मिलेगी। धीरज हमारे साथ बने रहिए, हमारे पास लौटेंगे, रुक करेंगे अब सीधे हमारे सहयोगी। दूसरा चरण जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप रुक करेंगे मध्य प्रदेश का, हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव और अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और जैसा कि हमने देखा कि आखिरी चरण में भी धुआंधार चुनाव प्रचार किया गया तमाम पार्टियों की तरफ से। परसों वो दिन जिस दिन की लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूं आदित्य कि पूरे चुनाव प्रचार को आपकी निगाह में एक पत्रकार के तौर पर आप कैसे देखते हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो या फिर बाकी जो पार्टियां हैं, आपकी निगाह में? देखिए, रैलियों का दौर देखने को मिला, बहुत ताबड़तोड़ जिसे कहें इस चुनाव में, और बड़े दिग्गजों की रैलियां बहुत ज्यादा, जिसे कहें कि जो पिछले चुनावों में शायद इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिलती थी, वो इस बार बहुत ज्यादा रही। रिपोर्ट कार्ड अब देखने का समय आ चुका है। अगर देखें, चूंकि अब 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया है,
भारतीय जनता पार्टी का अगर रिपोर्ट कार्ड में आपको बताऊं रैलियों का, तो सबसे ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री ने की हैं। 160 रैलियां पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने की हैं। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 80 रैलियां की हैं। और तमाम प्रदेश संगठन जो है, प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए या केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए, तो करीब 40 से 50 रैलियां उनकी हुई हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व प्रधानमंत्री की बात करें तो 15 रैलियां या रोड शो मिला ले तो उसका फिगर प्रधानमंत्री का 15 आता है। गृह मंत्री अमित शाह 21 बार मध्य प्रदेश में रैलियां और सभाओं के जरिए पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी करीब 11 से 12 रैलियां और सभाएं की हैं। कुल मिलाकर असीम देखा जाए तो अब प्रचार तो थम गया है। रास्तों में हम देख रहे हैं कि जो शोरगुल होता था वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पर्चियां बांट रहे हैं तमाम प्रत्याशी और उन पर्चियों के जरिए जो है डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और अपने पक्ष में अभी भी मतदान करने की उम्मीद कर रहे हैं। अब कुछ घंटे बचे हैं। अब ये कह सकते हैं कि जिन 230 सीटों के लिए मध्य प्रदेश का ये पूरा रण चल रहा है, उन 230 के लिए प्रत्याशी अभी भी आखिरी घंटों तक, आखिरी मिनटों तक भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। हाईटेक पूरा ये चुनाव रहा है असीम, और इस पूरे हाईटेक चुनाव में ना सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी पूरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल की बात की जाए, चाहे प्रचार प्रसार में बात की जाए, उसकी तस्वीर मध्य प्रदेश में देखने को मिली। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन अजीत, हमने ये भी देखा कि चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो या बाकी राज्यों की बात हो जहां चुनाव हो रहे हैं, जो सेंट्रल पॉइंट रहा वो विकास का रहा। हमने देखा कि कई राज्यों में जाति आधारित बातें होती थी, लेकिन अब वो कहीं पीछे छूट गई है वो सारी बातें। हर चुनाव में, खासकर बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा इनके पास है, विकास का मुद्दा है, डबल इंजन सरकार का मुद्दा है। इस लिहाज से, इस दृष्टिकोण से बीजेपी का और बाकी पार्टियों का जो रणनीति रही मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सिर्फ मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो शुरुआती समय से ही जो यहाँ पर कांग्रेस थी वो लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार और जो बेरोजगारी को मुद्दा यहाँ पर बना के चल रही थी। यहाँ पे जो नेता है, यहाँ दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, जो बड़े नेता है मध्य प्रदेश के, वो लगातार शुरुआती दौर से ही यहाँ पर भ्रष्टाचार और विकास को लेकर बात कर रहे थे। यहाँ पर साथ ही यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति है उसको लेकर बात कर रहे थे कि पिछले कुछ वर्षों में जो काम नहीं हो पाए हैं और किस तरीके से सरकार जो है वो गिराई गई थी, उसको लेकर मुद्दा एक बना रहे थे। लेकिन जब बड़े नेता यहाँ पर आए, केंद्रीय नेता यहाँ पर आए कांग्रेस के, तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जो रैलियां हुई मध्य प्रदेश में, वहां से जातिगत जनगणना और जो ओबीसी का आरक्षण, ये मुद्दे अचानक से यहाँ पर आ गए मध्य प्रदेश में, और जो कि बिल्कुल असहज थे यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि लगातार लंबे समय से, सालों से जो है कांग्रेस ये विकास को लेकर बात कर रही थी, यहाँ पर तमाम भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रही थी, कमीशन को लेकर बात कर रही थी, किस तरह कमीशन राज चल रहा है, ये तमाम आरोप कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी पे। लेकिन देखिए, यहाँ की जनता भी समझती है कि अचानक से इस तरह के मुद्दे आना कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता भी असहज हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्थानीय नेता वो भी असहज हो गए। शायद इसीलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उन मुद्दों पर नहीं गए। लेकिन हम बात करें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, वो लगातार इन मुद्दों को चुनाव रैलियों पे उठाते रहे हैं। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति कभी भी इस तरीके से जात पात पे या धर्म पर आधारित नहीं रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति हमेशा विकास पर आधारित रही है, यहाँ पर विकास ही प्रमुख मुद्दा रहा है। 2003 में जब बीजेपी यहाँ पर लगातार आना शुरू हुई थी सत्ता में, तब भी विकास का मुद्दा ही यहाँ पर प्रमुख था, और आज भी विकास का मुद्दा ही यहाँ पर प्रमुख है। तो 2003 के बाद फिर लगातार जब सरकारें बनती रही बीजेपी की, और हम कहें 18 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो भी विकास के मुद्दे पर ही आई थी। तो बाद में इन पार्टियों को लौटना पड़ा कि विकास का ही मुद्दा जो है वो प्रमुखता से रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के नेता रहे हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उन्होंने भी बाद में विकास के मुद्दों पर वो आए, उन्होंने बात करी कि हम किस तरीके से अपने मैनिफेस्टो उन्होंने दिखाया कि हम तमाम वादे किए उन्होंने, किस तरीके से हम तमाम वर्गों का विकास करेंगे, उनको साधने की कोशिश की, जिसमें कि महिला, उसमें बुजुर्ग, उसमें जो युवा है, उन पर खास फोकस किया गया, उनको खास तवज्जो दी गई, और तमाम जो घोषणाएं की गई है मैनिफेस्टो में, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें। हालांकि फ्री बीज जो है वो बहुत ज्यादा है। इस बार जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है कांग्रेस का और बीजेपी का, उसमें मुफ्त की रेवड़ियां बहुत ज्यादा है। लेकिन जनता अब इसको किस तरीके से लेती, क्योंकि ऐसा पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हो रहा है कि इस तरह की घोषणाएं की गई है, बम्पर घोषणाएं की गई है, और बिल्कुल बेतहाशा ये घोषणाएं हैं। इन घोषणाओं को कितना, कौन सी पार्टी सत्ता में आती है तो अमली जामा पहनाती है, कौन सी पार्टी कितनी घोषणाओं को पूरा कर पाती है, क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो जो 3 राज्यों में चुनाव हुए, तो उनमें हम देखें कर्नाटक में, हिमाचल में, वहां पर घोषणा की थी, उसको पूरा नहीं कर पाई पूरी तरीके से। अगर बात करें वर्तमान में जो घोषणा की थी 2018 में जब सरकार बनी थी, तब घोषणा की गई थी, किसान की कर्ज माफी की बात करें, या फिर हम बात करें कि जो बेरोजगार थे उनको भत्ता देने की बात थी, वो नहीं हो पाया। बीजेपी की भी कुछ घोषणाएं थी, वो भी लंबित पड़ी हुई है। लेकिन देखिए, अब जनता समझ रही है कि उनको विकास के मुद्दे पे
काम करना है और वो जनता अब विश्वास करेगी कौन सी पार्टी में विश्वास करती है, किसकी घोषणा पर वो ज्यादा भरोसा करती है और फिर उनको किस तरीके से अगर कोई पार्टी सत्ता में आती है तो जनता पे किस तरीके से दबाव बनाती है उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए। ये भी एक बड़ी बात है क्योंकि अब देखिए अब वोटर सिर्फ वोट देकर शांत नहीं बैठता है, अब वोटर जो है तमाम माध्यमों से जो है चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो अब ज्यादा मुखर है पहले की अपेक्षा, जागरूक हो रही है, को प्रयोग करके कहीं ना कहीं जनता पे सरकारों पे दबाव बनाता है और ये जनता देखिए अब पहले जैसा वोटर नहीं है। तो ये भी एक हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया ट्रेंड देखने में आया है, फ्रीबीज के रूप में सामने आया है और दोनों ही पार्टियां जो है प्रमुख दल मध्य प्रदेश में दोनों ही इसके माध्यम से साधने की कोशिश की है। बिल्कुल समय अब परसों है, 17 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। क्या कुछ ये वादे ये दावे कितने रंग लाते हैं ये परसों पता चल जाएगा जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका हमारे साथ रायपुर से जुड़ने के लिए। आदित्य श्रीवास्तव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों सहयोगियों का इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे दूसरी अहम खबरों की तरफ। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में बीते रविवार तड़के हुए हादसे में तकरीबन 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं विदेशी रेस्क्यू टीमों की भी मदद ली जा रही है जिसके तहत नॉर्वे और थाईलैंड की विशेष टीमों से भी संपर्क साधा गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ब्रह्मख्याल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा से डंडाल गांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग में हुए हादसे में फंसे तकरीबन 40 मजदूरों को निकालने के प्रयास युद्ध स्तर पर जारी हैं। केंद्र द्वारा नॉर्वे और थाईलैंड से भी विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। टनल में गिरे मलबे को हटाने के लिए दिल्ली से C-130 हरक्यूलिस विमान से एयरलिफ्ट करके हीरो जेंटल ड्राई ड्रिलिंग इक्विपमेंट मशीन मंगवाई गई है जो ग्रीन कॉरिडोर बनाकर सुरंग तक पहुंचाई जा चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि मजदूरों को हल्का खाना और ऑक्सीजन की आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की जा रही है। अभी तक 2 विमान उतर चुके हैं और उनका जो सामान है उसका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। असेंबली में जो समय लगेगा अभी NHIDCL के अधिकारियों ने बताया है कि 4-5 घंटे का समय लगने की उसमें उम्मीद है। लगातार भारत सरकार भी इसमें मॉनिटरिंग कर रही है, राज्य सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है और हम सबका एक साझा प्रयास है कि इस ऑपरेशन को जल्दी से जल्दी और सुरक्षित तरीके से पूर्ण करें। सुरंग बनाने का काम कर रहे NHIDCL के परियोजना अधिकारी ने बताया कि दिल्ली से मंगवाई गई ऑगर ड्रिलिंग इक्विपमेंट मशीन को असेंबल करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। यह मशीन 4 से 5 मीटर की प्रति घंटे से ड्रिलिंग करती है। काम शुरू होने के बाद ऑपरेशन को पूरा करने में 25 से 30 घंटे का समय लगेगा। उन्होंने बताया कि मजदूरों को निकालने के लिए सुरंग में 900 मिलीमीटर व्यास का पाइप डाला जाएगा। ऑलरेडी हमारा काम चल चुका है। 800 mm की हम जो डाया का जो हमारा MS पाइप होता है उससे हम उसमें अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ रुकावटें आ रही हैं तो इसलिए हमने लेटेस्ट मशीन मंगाई है। टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों ने भी अपनों की सकुशल वापसी की उम्मीद जताई। हम लोग सेंटर से भी और स्टेट से भी हम लोग ने बात हो चुका है और अजय भट्टी से भी मेरा बात हुआ वहाँ से भी और सब यहाँ भेजे रहे हैं और जो लोग हैं टेक्निकल लोग और प्रशासन के लोग सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। समय लग रहा है मगर हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। 12 तारीख से लोग जो अंदर 40 लोग फंसे हुए हैं सुरंग के अंदर, उन सब के लिए हम यहाँ वैसे तो पूरे देश में लेकिन इस क्षेत्र में उनके लिए बराबर प्रार्थना हो रही है। हम सब का एक ही कहना है और एक नज़रिया है कि किसी भी सूरत में जो 40 अंदर श्रमिक भाई फंसे हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए। 12 तारीख से ही जो है यहाँ पर हों और हम देख रहे हैं शुरू दिन से ही प्रशासन अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा है। तो यही है प्रशासन की जल्द से जल्द और सबसे पहला हमारा जो है सभी लोगों का एक ही उद्देश्य यहाँ पर है, हम लोग जितने भी हैं कि जो 40 जाने अंदर फंसी हुई हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आएँ। भाई यही का हमारी जो है कामना हो। आपदा और राहत कार्य में केंद्र व राज्य प्रशासनिक और बचाव दल टीमें NDRF, SDRF, आपदा मोचन बल, IDBP और राज्य सरकार की अन्य विशेषज्ञ टीमें काम कर रही हैं। अब इस कार्य में एक और तरफ ऑटोमेटिक मशीनें मंगाकर न केवल कार्य को गति दी जा रही है बल्कि मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने के अलावा उनके खाने पीने और अन्य तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ में OP यादव, DD न्यूज, उत्तरकाशी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई है। डोडा के अस्सर में एक बस अनियंत्रित होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना जोरदार हुआ कि इसमें कम से कम 36 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हो गए।
6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को किश्तवाड़ और डोडा के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यह हादसा बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर त्रंगुल अस्सार के पास हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोडा में हुए बस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई बस दुर्घटना दुखद है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के जल्द से जल्द ठीक हो जाने की प्रार्थना करता हूं। पीएम ने आगे लिखा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। कुछ दूसरी अहम खबरें। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने अंबाजी से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के माध्यम से प्रमुख सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए आधुनिक रथ गांव तक घूमेंगे। 10,000 से अधिक आबादी वाले 13,848 स्थानों को कवर करेंगे। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ घर घर पहुंचे और ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांव में ग्राम सभा, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि सरकार आदिवासी समाज के उत्थान के लिए हमेशा काम कर रही है। सबका साथ और सबका विकास से भारत का पुनर्जन्म होगा। वहीं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकीकृत यात्रा विकसित करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो महाराष्ट्र की बात की जाए, आप ये देख रहे हैं गुजरात की, लेकिन महाराष्ट्र और ओडिशा में भी ये जो यात्रा है उसकी शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए महाराष्ट्र की बात, ओडिशा, मेघालय और हिमाचल, इन तमाम क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज शुरुआत हुई है। अगले साल 26 जनवरी तक ये यात्रा चलेगी और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए की जाएगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं महाराष्ट्र के पालघर में, ओडिशा के क्योंझर में, मेघालय की राजधानी शिलांग में और हिमाचल प्रदेश के चंबा में विकसित भारत संकल्प यात्रा की आज शुरुआत की गई। और इससे पहले हमने आपको गुजरात की तस्वीरें दिखाई। बात प्रदूषण की, देखिए दिल्ली की हवा और पानी दोनों जहरीली हो गई है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी के आसमान में छाई जहरीली धुंध की चादर बुधवार को और घनी हो गई, मोटी हो गई और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच हवा की गुणवत्ता एक बार फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई, तो वहीं यमुना नदी में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के यमुना घाट में जहरीले झाग दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पहले से ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। पिछले कई दिनों से वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन अब यमुना में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के यमुना के घाटों में जहरीले झाग तैर रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि झाग विशिष्ट बैक्टीरिया के साथ प्रक्रियाओं के दौरान विशेष गैसों के निकलने के परिणाम स्वरूप हो सकता है। दिल्ली में यमुना छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ी केंद्र होती है, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि छठ पूजा से पहले यमुना का पानी साफ कैसे होगा। यमुना में झाग तैरने की घटना कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों से झाग दिखाई देता है और सरकार हर बार कुछ नए वायदे करती है, लेकिन समस्या पहले की तरह ही बनी हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एक बार फिर दिल्ली के जनता को दिलासा दिला रहे हैं कि छठ पूजा से पहले हर हाल में इसे साफ कर लिया जाएगा। सरकार ने पिछले बार भी लगभग 1000 जगहों पे छठ पूजा पूरे दिल्ली के अंदर किया था। इस साल भी पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह वहाँ पे व्यवस्था के लिए टीमें बनी हैं जो काम कर रही हैं और मेरे ख्याल से इस बार भी पूरी तैयारी के साथ 1000 से ज़्यादा जगहों पे छठ पूजा का आयोजन होगा। लेकिन यमुना के पानी की जो गंदगी है उसके लिए उसको लेकर के भी टीमें जो है उस पर काम शुरू कर दी हैं।
यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भाजपा ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि यमुना में तैरता ये झाग किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन सरकार सोई हुई है। मनोज तिवारी ने सोनिया विहार में यमुना घाट का दौरा किया और जिन इलाकों में पानी साफ है वहां छठ पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की। कलिंदी कुंज के झाग के बाद पूरी यमुना जी को छठ के लिए बैन कर देना, मैं इसको थोड़ा सा अत्याचार मानता हूं, क्योंकि दिल्ली की पूरी यमुना जी वो गंदी नहीं है। दिल्ली में वजीराबाद बैराज के पहले की यमुना जी और वजीराबाद बैराज के बाद की यमुना जी, दोनों में अंतर करना चाहिए। उधर पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते दिन के साथ मामला भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ते दबाव के बीच सरकारी अमला मैदान में उतरा हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन बड़ी कामयाबी मिलती नहीं दिखाई दे रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े बड़े दावे करने वाली दिल्ली सरकार की उम्मीदें अब हवा की गति पर टिकी हुई हैं। सरकार को उम्मीद है कि 2-3 दिनों के बाद हवा की गति तेज हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो प्रदूषण की स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन दिल्ली का AQI अब भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है और फिलहाल दिल्ली के लोगों को खतरनाक प्रदूषण से राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 महीने में अक्टूबर में महंगाई सबसे कम रही। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शहर के साथ साथ गांव में भी महंगाई घटी है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में वार्षिक आधार पर घटकर 4.87% हो गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के प्रयासों से महंगाई के मामले में स्थिति नियंत्रित होने लगी है। खुदरा महंगाई के बाद अक्टूबर महीने में थोक महंगाई में भी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर महीने के दौरान महंगाई की दर 0 से 0.52% नीचे रही है, जो पिछले वर्ष 8.67% रही थी। महंगाई दर के 0 से नीचे रहने का मतलब कीमतों में गिरावट आना है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई कम होकर 4.87% पर आ गई है, जो 5 महीनों में सबसे कम है। इसका सबसे बड़ा असर खाने पीने की चीजों पर देखने को मिला है। इस दौरान सब्जियों के साथ साथ खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है। त्योहारी मौसम में इससे आम जनता को काफी राहत मिली है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में खाने पीने की वस्तुओं में गिरावट आई है, जो पिछले वर्षों के मुकाबले काफी कम है। वहीं देश भर में कई राज्य ऐसे हैं जहां महंगाई दर RBI के औसत दर 4% या उससे कम पर है, जो महंगाई से राहत मिलने के अच्छे संकेत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। और अब बात विराट कोहली की। इस मौजूदा विश्व कप में अगर कोई एक खिलाड़ी लगातार अपने प्रदर्शन से अपने नाम को नया आयाम दे रहा है तो ये नाम किसी और का नहीं बल्कि विराट कोहली का है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट में शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की है। यही नहीं, इस विश्व कप में 10 मैचों में अभी तक कोहली के नाम 711 रन बन गए हैं। ऐसे में विराट किसी एक विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। विराट की बात ही खास है। विराट का अंदाज बिंदास है। रन मशीन कहें या चेज मशीन, हर किरदार में कोहली का करिश्मा दिखाई देता है। और आखिरकार मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इस धाकड़ बल्लेबाज ने वह कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार हर किसी को था। कोहली ने 106 गेंदों पर शतक लगाया, जिसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट शतकों का अर्धशतक लगाने में कामयाबी हासिल की। कोहली ने 279 पारियों में ये कारनामा किया और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के 49 वनडे शतकों के रिकॉर्ड से खुद को आगे निकाल लिया। कोहली ने मैच के 42वें ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर 2 रन लेकर ये कारनामा किया। कोहली का इस विश्व कप में ये तीसरा शतक है। इससे पहले इस बल्लेबाज ने बांग्लादेश के खिलाफ 103 रन की पारी खेली थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 101 रन बनाए थे। वहीं इस साल कोहली जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं। 2023 में विराट कोहली का ये छठा शतक रहा। हालांकि इस विश्व कप में एक बात और खास रही कि किसी एक विश्व कप में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में भी कोहली ने मास्टर ब्लास्टर के 673 रन के रिकॉर्ड से भी खुद को आगे निकाला।
किसी एक वनडे विश्व कप में 700 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी अब कोहली के नाम हो गया है। विराट 117 रन पर जरूर आउट हो गए, लेकिन कामयाबी की एक बड़ी तस्वीर को अपने सामने रख गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और अब बात व्यापार मेले की। नई दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने जीआई पवेलियन का उद्घाटन किया। वहीं सीबीडीटी के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने आयकर विभाग के पंडाल का उद्घाटन किया। मेले में कर्नाटक के पंडाल में 2 लाख रुपए की साड़ी भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मेले में इस बार झारखंड भी फोकस स्टेट के रूप में हिस्सा ले रहा है। इस रिपोर्ट को आइए देखते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में जीआई पवेलियन में देश भर के एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। इस पवेलियन का केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने उद्घाटन किया। यहाँ जितेंद्र प्रजापति जहाँ निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी लाए हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के सुरेश कुमार धुर्वे गोंद पेंटिंग। इसी तरह बहुत से भौगोलिक पहचान रखने वाले उत्पादों समेत लद्दाख के शेयरिंग नामग्याल भी लद्दाख श्रिंक्स कोस यानी लकड़ी पर नक्काशी को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश जी ने जीआई पवेलियन का उद्घाटन किया। बात करते हैं। ये 42nd एडिशन है इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर पार्टिसिपेशन हुई है। जीआई टैग का पहली बार इतने लेवल पर ये पार्टिसिपेशन हुई है, जहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया जा रहा है और सारे जीआई टैग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2022 से जो जीआई टैग मिले सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने आयकर विभाग के पंडाल का उद्घाटन किया। यहां आयकर संबंधित तमाम जानकारियां प्रदान की गई हैं। इस वर्ष लगभग 7 करोड़ 85 लाख या उससे अधिक रिटर्न आ चुके हैं और हमारा हमने जो लास्ट टाइम डेटा दिया था उसमें लगभग 11% की बढ़ोतरी है। तो टैक्स पेयर्स, नए टैक्स पेयर्स भी आ रहे हैं। जब हमने 31 जुलाई के बाद डेटा दिया था उसमें लगभग 55 लाख नए टैक्स पेयर्स का इजाफा था। मेले में कर्नाटक के पंडाल में एक ऐसा भी स्टॉल है जहां 2 लाख रुपए की कांजीवरम साड़ियां देखी जा सकती है। जी हां, गन्ना मूर्ति पिछले 27 सालों से कांजीवरम साड़ियां लेकर व्यापार मेले में आ रहे हैं और दिल्ली में मिलने वाले रुझान से ये काफी उत्साहित रहते हैं। 27 साल से मैं ये IITF में आ रहा, बहुत अच्छा है। कांजीवरम में इतना लेटेस्ट में बनाता है। पहले हमारा पास निकलता है, उसके बाद में दुकानदार का पास जाता है। हम क्यों ये कंज्यूमर को हमें इधर डायरेक्ट थोड़ा परिचय करने के लिए उसको हम दे रहे हैं। हमें वो अच्छा बिजनेस हो रहा है। हमारा वो स्टार्टिंग प्राइस होता है 12,000 का। वो कांजीवरम का पूरा अच्छा वाला 12,000 का शुरू होता है, कम से कम 2 लाख तक है। वो 2 लाख में आपको गोल्ड भी मिलेगा, वो सिल्वर भी मिक्स हमें तार में वो पूरा डिलीट करके बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में झारखंड फोकस स्टेट के रूप में हिस्सा ले रहा है। यहाँ क्षेत्रीय उत्पादों के 20 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें लोग झारखंड की बनी वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ बिक्री कर रहे हैं। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और भारतीय वायुसेना की सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने दुबई एयर शो 2023 में अपनी एरोबेटिक्स और सटीक उड़ान से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 4 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टरों को उड़ाते हुए टीम ने लूप, रोल और उल्टी उड़ान सहित कई तरह के युद्धाभ्यास किए। सारंग टीम दुनिया की प्रमुख हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीमों में से एक है और दुबई एयर शो में उनका प्रदर्शन उनके कौशल और व्यावसायिकता का प्रमाण है। कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की है। तो आप भी देखिए इस एयर शो की कुछ खास झलकियों को और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। थैंक यू भाई।